कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के मामले ने गैर मामूली रुख इख्तियार कर लिया है। 4 रोज पहले शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जबानी जमानत तो मिली, मगर फैसले पर दस्तखत ना होने की वजह से इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। और कल रात लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के दोनों जजेस ने 4 रोज बाद अपना अलग अलग फैसला जारी कर दिया, जिसमें दोनों जजेस के शहबाज शरीफ के खिलाफ केस को लेकर बुनियादी इख्तलाफात सामने आए हैं, जिसके बाद नून लीग फैसले में ताखीर और शहबाज शरीफ को जमानत ना मिलने पर शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर की, मगर जस्टिस अजद जावेद गुराल ने अपने इख्तलाफी नोट में जमानत मुस्तरद करते हुए इस मामले को अदालती तारीख का बदकिस्मत वाकया करार दिया। अब शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिलेगी या नहीं, इसका फैसला रेफरी जज करेंगे, जिसके लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दी जा चुकी है। अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसले में नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासों और बेनामी प्रॉपर्टीज के इल्जामात को नाकाफी सबूत की वजह से बेबुनियाद करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस अजद जावेद गुराल ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासों के इल्जामात पर कोई ठोस जवाब ना दे सके और ना ही ये बता सके कि जो असासे शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने बनाए हैं, इसके लिए पैसा कहां से आया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब केस पर दोनों जजेस के इख्तलाफी नोट के अलावा इस बात पर भी इख्तलाफ सामने आया है कि क्या मुत्तफिका तौर पर 4 रोज पहले जमानत देने का मुत्तफिका फैसला हुआ था या जमानत का फैसला यकतरफा तौर पर जारी किया गया था। इस बारे में जमानत मंजूर करने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा है कि अदालत में मुत्तफिका तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान किया गया था, मगर जब मुल्जिम की रिहाई के मुख्तसर फैसले पर दस्तखत करने के लिए यह फैसला जस्टिस असजद गुराल के सामने रखा गया, तो उन्होंने बताया कि वो इस बारे में इख्तलाफी नोट लिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब हम अलग अलग फैसला जारी कर रहे हैं। मगर जस्टिस असजद गुराल ने जस्टिस सरफराज के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि अपने साथी जज के जायज़ों, दलाइल और नतीजे से इत्तेफाक नहीं करता, और उनके लिए ये बात बहुत हैरान कुन है कि जो जस्टिस सरफराज अपने फैसले में लिख रहे हैं कि जमानत की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए मुत्तफिका फैसला हुआ था, जबकि ये बात ज़मीनी हक़ाइक़ से खिलाफ है। जस्टिस गुराल ने फैसले में लिखा है कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जब जस्टिस सरफराज ने मुझसे राय मांगी तो मैंने जमानत मंजूर करने से इख्तलाफ किया, जिसके बाद चेंबर में भी इस बात पर बहस हुई तो मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, मगर हैरान कुन तौर पर साथी जज जस्टिस सरफराज ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूर करने का यकतरफा फैसला सुना दिया, जिसकी फौरी बाद मैंने चीफ जस्टिस को इस बात से आगाह किया। जस्टिस गुराल ने मजीद लिखा, यह हमारी अदालती तारीख का एक बदकिस्मत वाकया है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है और उन्हें अपने सीनियर जज जस्टिस सरफराज से इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर होने के बाद इस केस का फैसला अब रेफरी जज करेंगे। अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ को मेरिट पर जमानत देने, जबकि जस्टिस गुराल ने मेरिट पर जमानत मनसूख करने का फैसला दिया है। नैब का शरीफ फैमिली पर जाली टीटी से पैसा हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। नैब के मुताबिक 1998 में शरीफ खानदान के असासों की मालियत सिर्फ 1 करोड़ 48 लाख थी, जो 2018 में बढ़कर 7.3 अरब रुपए तक हो चुकी है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर जस्टिस सरफराज ने लिखा है कि इस हवाले से नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि शहबाज शरीफ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाली टीटी से रकूम हासिल की है, और ये एक कानूनी असूल है कि बराह रास्त और कानूनी शवाहिद की अदम मौजूदगी की सूरत में मुल्जिम को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। मगर जस्टिस गुराल ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि शहबाज शरीफ इस पूरे केस में बराह रास्त मुलविस हैं। इस केस में इस्तकाज़ा के गवाहान और अप्रूवर्स ने शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ गवाही दी है और इन इल्ज़ामात के दस्तावेज़ात सबूत भी मौजूद हैं, वाज़े हैं। जस्टिस गुराल ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि मुल्जिम शहबाज शरीफ ने जिस तरह जाली टीटी से हासिल रकम के जरिए अपने अहले खाना और बेनामीदारों के नामों पर असासे बनाए, वो इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते और इस पूरे अमल से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। एक और अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब ने रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, किकबैक्स लेने या अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं लगाया,
जबकि कानून का असूल यह है कि आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम उस वक्त तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक इसमें करप्शन या इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम साबित ना हो जाए। मगर दूसरी तरफ जस्टिस गुराल ने इस बारे में लिखा है कि इस्तगासा का काम यह नहीं है कि वो मुल्जिम पर करप्शन किकबैक के इल्जामात लगाए, क्योंकि इस्तगासा को सिर्फ ये साबित करना होता है कि मुल्जिम के असासे उसकी आमदन से ज्यादा है, जिसके बाद बारिश सबूत मुंतखब नुमाइंदों पर आता है। यानी कि सिर्फ फैसले पर इख्तलाफ नहीं है, इस बात पर भी इख्तलाफ है जजेस के दरमियान कि क्या मुत्तफिका तौर पर बेल देने का फैसला हुआ था या यकतरफा तौर पे बेल का ऐलान कर दिया गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो कानूनी माहिरीन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक हाई कोर्ट के जज शाह खावर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रशीद साहब, शहबाज शरीफ के बेल केस में 4 दिन पहले ये हुआ मामला कि रीडर ने आके बता दिया कि बेल मिल गई है, 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अब जब तफसीली फैसला सामने आया है तो उसमें डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस बात पे नहीं है कि बेल देनी है और बेल नहीं देनी है, बल्कि इस बात पर भी है जजेस के दरमियान कि क्या ये मुत्तफिका फैसला हुआ था बेल देने का। अब इसमें जो सीनियर जज हैं जस्टिस डोगर साहब, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये लिखा है कि यूनानिमसली फैसला हो गया था बेल देने का, लेकिन बाद में जब शॉर्ट ऑर्डर गया तो फिर जस्टिस गुराल साहब ने कहा कि मैं इस पर अपना डिसेंट देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गुराल साहब ने अपनी जजमेंट में यह लिखा है कि चेंबर में और इससे पहले अदालत में वो ये कह चुके थे कि मैं बेल के फैसले पर अग्री नहीं करता, अपना डिसेंट शो कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है नायब कासिद ने आके बेल देने का फैसला सुना दिया। आपके ख्याल में बहुत ही गैर मामूली बात है या ये मामूल की बात है? नहीं, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। इस तरह से बहुत रेयर होता है, 100 साल 50 साल में कभी एक दफ़े, और बड़ा मिस्ट्री एक क्रिएट हो गई है कि 4 दिन पहले तमाम टीवी पे तमाम अखबारों में ये आया कि जी बेल हो गई है। उसका कॉन्ट्राडिक्शन ना रजिस्ट्रार ने दिया ना जज साहब के रीडर ने इशू किया। फिर ये फ्राइडे को भी रिपीट हुई खबरें कि जी जजमेंट साइन नहीं हुआ, जजमेंट साइन नहीं हुआ इसलिए वो रिलीज़ नहीं हो सके हैं। और सैटरडे को अचानक रीजनिंग में ये पता चलता है कि जूनियर जज साहब कह रहे हैं कि जी मैंने कंसेंट कभी नहीं दी। और सीनियर जज साहब ने भी अपने फैसले में, आप देखें आज इंग्लिश पेपर्स में यही आया है कि उन्होंने कहा है अपने रीजनिंग में कि इन्होंने एग्री किया था फिर उससे इनकार किया है। तो ये बड़ा मिस्टीरियस है कि 3 दिन खामोशी के बाद, वरना तो दूसरे दिन इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी थी कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है बेल का। ये सैटरडे तक क्यों ड्रैग किया गया, ये मिस्ट्री है जो कभी होती नहीं है जुडिशरी में ऐसी बातें। लेकिन रशीद साहब, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका मौकिफ दुरुस्त है? एक जज साहब कह रहे हैं कि यूनानिमसली फैसला था, बाद में उन्होंने डिसेंट नोट लिखने का फैसला किया। दूसरे जज साहब कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही कंसेंट नहीं दे रहा था बेल के फैसले पर। देखिए, अगर वो अदालत की बात कर रहे हैं तो अदालत में तो बहुत से वकील थे, वो तो फिर मैटर ऑफ एविडेंस हो जाएगा कि वहाँ पे उनका क्या एटीट्यूड था, उनकी वहाँ पे क्या लैंग्वेज थी। लेकिन जो बात आ रही है पब्लिक में कि जी फ्राइडे को ये सारे अखबारात में आ गया था कि जी ज़मानत हो गई है, उसका कहीं पे भी जो है डिनायल नहीं आया कि जी ऐसी बात नहीं है। वरना तो जूनियर जज साहब अपने पीएस से भी कह सकते थे, रजिस्ट्रार को बुला के कह सकते थे कि आप क्लैरिफिकेशन शाया करें, मैंने एग्री नहीं किया है। ये खबर आती रही कि जी जज अभी ऑर्डर साइन नहीं हुआ, ऑर्डर साइन नहीं हुआ है। तो ये जो खामोशी है ना, ये एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है जूनियर जज साहब की कि ये पहले बोल पड़ते तो फिर ये इतने लोगों को चेमा गोइयाँ करने की और इतनी बातें करने की जुर्रत नहीं होती जो अब हो रही हैं। शाह खबर साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत ही अनयूजुअल इवेंट है। देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि किसी भी 2 जज साहिबान का इख्तलाफ आपस में होना ये तो कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ये जो सर्कमस्टांस है ये बड़ा गैर मामूली है। देखिए, मैं आपको ज़रा व्यूवर्स की समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी 2 जज साहिबान जब कोई केस सुन रहे होते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं कि वो जजमेंट कैसे अनाउंस होती है। एक तो ये है कि वो अदालत में बैठे हुए ही आपस में कोई राय कायम कर लेते हैं कि हम ये दरख्वास्त या ये जो मुकदमा है इसको खारिज कर रहे हैं या इसको अलाउ कर रहे हैं। वो मौके पे ही
दोनों जज साहिबान की मौजूदगी में फैसला हो जाता है। दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर दोनों में अगर कोई आपस में उधर राय कायम नहीं हुई और वो उसको मौखर कर देते हैं और कहते हैं कि हम थोड़ी देर के बाद जजमेंट अनाउंस करेंगे, तो चैम्बर में जाके दोनों जज साहिबान आपस में मशवरा करते हैं और नॉर्मली अगर वो कंसेंसस पे आ जाएं तो वो अपने स्टाफ को बुला के अपने रीडर के थ्रू अनाउंस हो जाता है कि ये हमने मुकदमा जो है या ये इसमें जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर दिया है या इसको अलाउ कर दिया है। तीसरी सूरत ये होती है कि वो ओपन कोर्ट में बैठे हुए उसको रिजर्व फॉर जजमेंट कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हम इसका फैसला बाद में अनाउंस करेंगे। तो उस सूरत में एक डेट मुकर्रर होती है, फिर वो जजमेंट जो है वो फिर लिखी जाती है। दोनों जज साहिबान अगर वो मुत्तफिक हो जाएं तो मुत्तफिका जजमेंट होती है, अगर उसमें वो उनका आपस में इख्तलाफ हो तो वो स्प्लिट जजमेंट होती है। तो ऐसी सूरत में वो मैटर चला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के पास और वो फिर एक रेफरी जज मुकर्रर करते हैं। वो रेफरी जज दोनों में से किसी एक की राय के हक में वोट दे देता है और मेजॉरिटी का फैसला वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों जज साहिबान ने जो अपने अपने फैसले लिखे हैं, जिसमें एक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो सीनियर जज थे, उन्होंने अपने 14/4/2021 के फैसले में अपने इब्तिदाइया में ही ये लिख दिया कि दोनों जज साहिबान का मुत्तफिका जो है वो फैसला था चैम्बर में जाके और वही अनाउंस हुआ। और बाद में जब मैंने उनको शॉर्ट ऑर्डर के लिए भेजा तो उन्होंने मुझे मुतले किया कि मैं तो इससे इख्तलाफी नोट लिखूंगा। इसी तरह जो दूसरे मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जस्टिस गुराल साहब, उन्होंने भी अपने जो इब्तदाई जो फैसले में जो एक नोट लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि मैंने कभी भी कंसेंट नहीं की थी, मैंने अदालत में भी कंसेंट नहीं की थी, चैम्बर में भी कंसेंट नहीं की, लेकिन सीनियर जज साहब ने अपने नायब कासिद के ज़रिए उसको अनाउंस करवा दिया और फिर उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और इसमें जैसे रशीद रिजवी साहब ने भी फरमाया कि उसमें ये सूरत हाल 2 या 3 दिन के बाद सामने क्यों आई। अगर जूनियर जज साहब या दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, उन्होंने अगर उससे कंसेंट नहीं किया था तो उसकी इतला वो रजिस्ट्रार के ज़रिए उसकी क्लैरिफिकेशन आ सकती थी। लेकिन उसमें एक दिलचस्प अमर ये भी है कि जस्टिस गुराल साहब जो हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास उसी वक्त जो है वो शॉर्ट ऑर्डर लिखने के लिए आया तो मैंने उस पे जो है लिखने से इनकार किया और मैंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को इस बात से मुतला किया। तो ये देखिए, इख्तलाफ होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दो जजेस आपस में इख्तलाफी जजमेंट्स लिख सकते हैं, उसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन ये जो है बहुत सारे सवालात को जन्म देता है और बहरहाल इस चीज़ को डिटर्मिन होना है कि उन दोनों जज साहिबान में से किस जज साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि इसको हायर लेवल पे इंक्वायरी जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। रशीद साहब, आपको भी ये लगता है कि मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखे ना, किसी दोनों में से किसी एक जज का मिसकंडक्ट तो है कि एग्री करके डिसएग्री किया है या बगैर एग्रीमेंट के ये रिलीज़ किया है। जैसे शाह खावर साहब ने कहा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, वरना तो अगर ये इस किस्म की रिवायत पड़ गई कि 2 दिन बाद फैसले वापस होने लगे तो ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है जुडिशरी में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी है और आवाम का एतमाद भी इस पर जो है वो जो है हिल जाएगा, शेक हो जाएगा कॉन्फिडेंस लोगों का जुडिशरी पे कि ये क्या होता है कि 2 दिन बाद फैसले बदल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ एक्सपोज की जाए, ये चीज़ डिटरमिन की जाए सही हाई लेवल पे। सही। अच्छा, क्योंकि ये मामला जो था, ये बेल की जो पिटिशनर ने दरख्वास्त की थी ये मेरिट पर थी, तो मेरिट पे जो है ऑब्वियसली वो दोनों जजेस का इत्तेफाक नहीं है, इसीलिए फैसला भी मुख्तलिफ है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा आपकी राय, क्योंकि ये मामला था एसेट बियॉन्ड मीन्स का। तो रशीद रिजवी साहब, इसमें जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने ये लिखा है कि ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, माजी की अदालतों की जो जजमेंट्स हैं उसमें ये नेक्सस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि अगर असासे ज़्यादा हैं तो वो क्या कोई किकबैक के ज़रिए आए हैं, कोई करप्शन के ज़रिए आए हैं, कोई कमीशन के ज़रिए आए हैं। लेकिन जो दूसरे जज साहब हैं, जस्टिस गुराल साहब,
उन्होंने ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन का काम ये होता है एसेट बियॉन्ड मींस केस में कि वो एस्टैब्लिश कर दें कि जो असासे हैं वो आमदन से ज्यादा हैं। ये एस्टैब्लिश करना जरूरी नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन का काम नहीं है कि वो ये एस्टैब्लिश करें कि ये किकबैक का पैसा है, कमीशन का पैसा है या करप्शन का पैसा है। आप जरा बताइएगा अपनी राय क्या है इस पे कि एसेट बियॉन्ड मींस के मामले में क्या देखा जाता है? नहीं, इसमें तो जब तक करप्शन से पैसा नहीं आएगा तो एसेट बियॉन्ड मींस हो ही नहीं सकता है, वरना तो वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ज़राए भी होते हैं, गिफ्ट भी होता है। और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आपको दोनों चीज़ें सामने रखनी हैं, उसकी इनकम भी, उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ भी। नैब करती क्या है कि 1 रुपए की प्रॉपर्टी को 100 रुपए जाहिर करके केसेस बना देती हैं। ये एसेट्स बियॉन्ड मींस के तो केसेस मैं समझता हूँ बहुत ही रेयरली जो है कन्विक्शन में जाते हैं, इसलिए कि हमेशा भी देखिए NICL का केस था, उसमें भी यही चीज़ थी ना कि ज़मीनें महंगी खरीद ली गई हैं। बाद में हाई कोर्ट ने भी एक्विट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया है। तो ये वैल्यूएशन का जो झगड़ा होता है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सस्टेन करना प्रोसिक्यूशन के लिए। सही। शाह खबर साहब अपनी राय भी दे दीजिएगा कि क्या एसेट बियॉन्ड मींस केस में ये देखना भी प्रोसिक्यूशन का काम है कि क्या किकबैक के जरिए आया है, कमीशन के जरिए आया है या कोई करप्शन के जरिए आया है, या सिर्फ उन्होंने ये एस्टैब्लिश करना है कि असासे जो है वो आमदन से ज्यादा है? देखिए शहजाद साहब, मेरे राय में ये डिस्कशन मेरा ख्याल है इररेलेवेंट होगी, क्योंकि अगर हम इस पे कोई मैं राय दूंगा तो चूंकि अब 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तलाफी जजमेंट्स हैं, तो इस पे बहरहाल एक रेफरी जज ने इस पे फैसला करना है, तो इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि अक्सर ऐसा भी होता है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो कोई भी केस का फैसला अदालत में कर देते हैं कि हमने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है या खारिज कर ली है। लेकिन जब वो जजमेंट लिखी जाती है और किसी भी एक जज साहब के ज़हन में एक बात आती है कि इसमें कुछ चीज़ें अभी भी हल तलब हैं जो कि हमने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों रिकॉर्ड का या लोगों को दोनों साइड से असिस्टेंस लेना ज़रूरी है, तो उसमें फिर दोनों जज साहिबान अगर इख्तलाफ हो जाए या उसमें कोई उनका ये हो कि हमने अनाउंसमेंट जो की है वो हमने जल्दबाजी में कर दी है या हमें उस पर मज़ीद कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो वो फिर अपना जो ज़ुबानी हुक्म है उसको मनसूख करके केस की री हेयरिंग के लिए डाल दिया जाता है और उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है और उसमें रीज़न लिखा जाता है कि गो के हमने ओपन कोर्ट में एक चीज़ अनाउंस कर दी थी, लेकिन जजमेंट लिखते हुए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं कि इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो वो दोबारा समाअत के बाद जो है वो फिर फैसला जो है वो भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है, लेकिन मैं इसके मेरिट्स के केस के ऊपर जाने के लिए, चूँकि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना अपना जो है वो जुडिशियल कॉन्शियस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया है, और क्योंकि अभी मामला रेफरी जज के पास जाएगा तो ठीक है। लेकिन ये बात जो है, ये जो तरीक़ाकार जो सामने आया है, ये बहुत तशवीशनाक है और इसकी इंक्वायरी होना और इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है।